हाय, मैं डॉक्टर विकास तलरेजा, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट रीजेंसी हॉस्पिटल। आज मेरे साथ डॉक्टर जितिन, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को सर्जरी रीजेंसी, दोनों कैंसर पे चर्चा करने वाले हैं। कैंसर से प्रति जो भी आप मन में सवाल है, जो भी आपके मन में भ्रम है, उनको हम मिल के आज ज़रूर दूर भगाएंगे। तो वेलकम डॉक्टर जितिन। थैंक यू डॉक्टर विकास। तो पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि खाने से कोई कैंसर का रिलेशन है? बहुत कॉमन सवाल है और हर मरीज हमसे ये सवाल ज़रूर पूछता है कि ये हमें कैंसर क्यों हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई सारी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई आज से पहले कैंसर इतना ज़्यादा नहीं था और आजकल के ज़माने में कई सारे प्रदूषण यानी कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनके मिलने से जो हमारा फूड है वो उतना प्रोसेस्ड नहीं हो चुका है और इसी वजह से ये कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो सभी दर्शकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरी होम मैसेज है कि जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए, नेचुरली नट्स का कंज्यूम कीजिए, आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड फूड से बचे और ज़रूर इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिए कि कैंसर का डायरेक्ट खाने से रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट ज़रूर वो कंट्रीब्यूट करता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के इलाज में और कैंसर के ठीक होने में। तो जितना हो सके आहार को नेचुरल रखें, पौष्टिक रखें और संतुलित रखें। डॉक्टर जितिन, पिछले कुछ दिनों में कैंसर की इंसिडेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ है? बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर विकास आपने कि कैंसर की इंसिडेंस पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक उसका बहुत बड़ा प्रमुख कारण ये है हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वॉक करना लोगों ने छोड़ दिया है और दिन भर कुर्सी पर पड़े रहना, दिन भर काम करना और बिल्कुल वॉक ना करना, जॉगिंग ना करना, व्यायाम ना करना, इन सब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक और चीज़ है, जैसे खाने से भी रिलेशन था, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से भी रिलेशन था, ओबेसिटी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और ये जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ कैंसर हैं जिनमें ओबेसिटी की वजह से उसको होने का खतरा और बढ़ जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कैंसर का इंसिडेंस कम करें तो आज से ही मैं करूँगा कि जब जागो तभी सवेरा, आज से ही कोशिश करिए कि आप अपना वेट रिड्यूस करिए। अगर आपका ओवर वेट है, वेट जितना कम रहेगा, जितना संयमित आप जीवन जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा हफ्ते में 5 से 6 दिन आप जॉगिंग करिए, वॉक करिए, किसी भी तरीके का शारीरिक श्रम या व्यायाम करिए। तो अगर ऐसी आप जीवन शैली अपना लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। और इस पे एक और बात, पहले लोगों में स्मोकिंग, अल्कोहल, वेपिंग, ये सब इंसिडेंट्स नहीं होता था। आजकल की मॉडर्न ज़माने में पार्टियों में स्मोकिंग, अल्कोहल, सिगरेट, वेप, ये सब चीज़ें हैं। तो इस वजह से भी ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट करती है कि कैंसर बढ़ सकता है या कैंसर हो सकता है और ये इनका डायरेक्ट लिंक है कैंसर से। साथ में साथ आपको क्या लगता है कि पहले ज़माने में लोगों की जल्दी शादियां हो जाती थी, जल्दी बच्चे हो जाते थे, उनका कुछ रिलेशन है अभी के ज़माने में जब लोग प्रेफर करते हैं कि पहले सेटल हो जाए और फिर बच्चे करें? बिल्कुल ठीक बोला आपने। बहुत ही चर्चा का विषय है कि इसका एक बड़ा ही साइंटिफिक रीज़न है कि जो हार्मोन की साइकिल होती है फीमेल्स में, जैसे कि अब मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जो अभी बहुत कॉमन कैंसर है महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर। तो जितना डिलेड मैरिज होती है, जितना डिलेड चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चा लेट होता है, उतना चांस आपका कैंसर का, कुछ कैंसर में जैसे स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में 30 के बाद शादी होना और लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, तो उससे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी जो साइकिल है वो ज़्यादा समय आपके बॉडी में रहता है, वो ज़्यादा टाइम रहता है, तो उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भी एक लाइफ स्टाइल चेंजेस है कि अब हम करियर, अच्छी बात है, करियर पर जाना चाहिए, तो एक बैलेंस कहीं ना कहीं सोचना होगा। जैसे कि उन्होंने बैलेंस के बारे में बताया, बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, ना कि खाने के अंदर, जैसे लाइफस्टाइल में भी बताई। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, सबसे पहले
धूम्रपान, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इस तरह से जो पहले से हमें बताए गए पदार्थ हैं कि भाई ये पदार्थ गंदे हैं, इन पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, उनसे हमें दूरी बनाई रखनी चाहिए। अब मरीज को कैंसर हो गया और सबसे पहले उसके मन में सवाल आता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, इसको हमें ठीक करना है। तो क्या आज के ज़माने में कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोगों में बड़ा ही भ्रम है कि कैंसर हो गया तो लगभग ये सोचते हैं कई लोग कि मृत्यु निश्चित है, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा बड़ा कॉमन देखा गया कि क्या इनका कुछ हो पाएगा, हमारे मरीज का बचा पाएंगे। तो मैं ये बिल्कुल दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। कैंसर के मरीज को ठीक भी किया जा सकता है अगर समय पर आप स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। जितनी अर्ली स्टेज में आप पहुंचेंगे उतना रिजल्ट बेहतर होगा, उतने मरीज के ठीक होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे कई मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं और अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। कैंसर का अब आधुनिक से आधुनिक इलाज आ रहा है, नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई दवाइयां आ रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैंसर से आप बच नहीं सकते। एक डॉक्टर विकास में एक बड़ा कॉमन सा सवाल पूछूंगा जो हमारे लगभग मरीजों में काफ़ी एक मिथ्या कहूँगा उसको मैं, कि जो कैंसर की जांच होती है जिसे हम बायोप्सी कहते हैं, टुकड़े की जांच, क्या उससे कैंसर हो सकता है या फैल सकता है? ये दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन सवाल होता है कि हर मरीज आसे कि पूछता है, डॉक्टर साहब हमें फलाने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या किसी डॉक्टर ने कहा या किसी रिश्तेदार ने कहा डॉक्टर साहब बायोप्सी मत कराइए और कुछ भी जांच करा लीजिए। देखिए, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें आगे इलाज जो करना है, जिसमें कीमो, सिकाई, इम्यूनो, टारगेट, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें यूज़ करनी होती है जिनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो जब हमें 100% कंफर्म हो कि ये कैंसर है, उसी के बाद स्टेप 2 लेना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। तो इसी वजह से बायोप्सी एक इसेंशियल चीज़ है। अब होता क्या है कि भाई किसी ने कहा कि उन्होंने जैसे ही छेड़खानी की और मरीज़ की दुर्दशा खराब हो गई या परेशानी उनकी बढ़ गई या बीमारी ऐसी फैल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। यूजुअली क्या होता है कि कैंसर की फैलने की अपनी गति होती है और वो बायोप्सी से अफेक्ट नहीं होता। कई बार हम कोई जांचें ना करा के भ्रम में आके बीमारी को फैलने देते हैं और जब तक वो इस कंडीशन में नहीं होता कि भाई वो बायोप्सी हो और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, क्योंकि कोई भी कैंसर का स्पेशलिस्ट बिना ट्रीटमेंट, बिना बायोप्सी के नहीं करता। और जब वो बायोप्सी करते हैं उस सिचुएशन में पहुंचे हुए होते हैं कि बीमारी 10 जगहों पे जा चुकी होती है। तो जैसे ही आपको कैंसर की शंका हो, कैंसर का भ्रम है, तो बायोप्सी उसको कंफर्म करके अपने मेन इलाज के ऊपर ज़रूर आना चाहिए और इससे घबराना नहीं चाहिए। सिर्फ बायोप्सी ये भी नहीं इम्पॉर्टेंट है कि वो कैंसर को प्रूव करती है, उसके ऊपर आजकल के ज़माने में नए नए तरीके की साइंस लगती है जिसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, टारगेट्स कहते हैं, जिस पे वो टेस्ट करा के हम दुनिया में जो बेस्ट दवाइयाँ हो सकती है या इंजेक्शन हो सकते हैं या इम्यूनोथेरेपी हो सकती है या टारगेट थेरेपी हो सकती है, उस एक टुकड़े में पूरे ब्रह्मांड होता है जिसमें हम उसकी पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं और दुनिया में जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो हम दे सकते हैं। डॉक्टर जितिन, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कौन कौन से कैंसर आपको मिलते हैं और कौन कौन से कैंसर्स जानलेवा हैं? देखिए, जो पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, जैसे स्पेशली फीमेल्स में, अब वर्ल्ड वाइड भी, अब इंडिया में भी सबसे महिलाओं में जो कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा सर्विक्स का कैंसर, ओवरी का कैंसर और भी कैंसर है महिलाओं में। मगर ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस पिछले कुछ सालों में, जो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ करता था, अब इंडिया में भी बहुत कॉमन है। इंडिया में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। मतलब अब पहले होता था कि ये 50-60 के बाद होगा, अब 20, 25, 30 साल की महिलाओं में हमने सबने ही देखा हुआ है, ट्रीटमेंट किया हुआ है। उसके अलावा जो पुरुषों की बात करें तो
लंग कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, मुंह और गले का कैंसर हो गया। मुंह का कैंसर जो हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि गुटखे और तंबाकू का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो इनमें कुछ कैंसर जो बहुत जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो जिसमें हम ठीक कर सकते हैं, प्रोस्टेट में भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कैंसर में अगर हम अर्ली पकड़ लेते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, तो ठीक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जिससे मरीज पहचान पाए कि उसे कैंसर हो सकता है और उसे दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को? कई बार होता है कि वो गांठ होती है लेकिन उसे दर्द नहीं है तो वो नहीं आते हैं, या ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि उनको ये शंका हो जानी चाहिए कि नहीं, मुझे एक बार कैंसर के विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कैंसर है या मेरे परिवार में किसी सदस्य को कैंसर है? ऐसे क्या लक्षण होते हैं? कैंसर के लक्षण या कि जो डेंजरस चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में हो रही है उसको हम पहले कैसे पहचानें। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुंह से स्टार्ट करते हैं। मुंह में कोई छाला है, कोई दाग है जो ठीक नहीं हो रहा और वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, दर्द कर रहा है या अपनी जड़ें फैला रहा है और आपके इलाज करने के बाद भी वो छाला भर नहीं रहा, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइए, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए कि क्या ये छाला कैंसर में तब्दील हो सकता है। आपकी आवाज़ में परिवर्तन आ रहा है, गले में गांठें महसूस हो रही है और वो गांठें बढ़ती जा रही हैं, या शरीर के किसी अंग में गांठें हैं और वो गांठ कम होने की जगह या जाने की जगह वो बढ़ रही है। कुछ गांठें होती है, इन्फेक्शंस में आ जाती है, बट हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो रिजॉल्व हो जाती है। बट जो गांठें रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं उनको ज़रूर जांच कराइए और उसकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। बिना आप कुछ डाइट फॉलो किए, बिना एक्सरसाइज किए आपका वेट कम हो रहा है और 2 महीने 3 महीने में आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं और आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है और चलने में सांस फूल रही है, ये भी एक अर्ली लक्षण है कैंसर का। कहीं से भी खून आना, चाहे खांसी में खून आना, उल्टी में खून आना, लैट्रिन में खून आना, ये थोड़े खतरनाक सिग्नल्स होते हैं। इसमें ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्या इसमें कैंसर होने का रिस्क है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें आता है कि क्या हम कुछ पहले से ही टेस्टिंग करा सकते हैं या कि प्रिवेंटिव चेकअप्स करा सकते हैं, स्पेशली एज ग्रुप्स में, जो हमें कैंसर से बचा सके। 5 ऐसे टेस्ट जिनको हम कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या कैंसर बन सकता है या कैंसर बन रहा है। एक पहला, मैमोग्राफी औरतों के अंदर हर 5 साल के अंदर 40 साल की उम्र से ज़्यादा। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए पैप एग्जामिनेशन हर 10 साल में एक दफ़ा। हर 60 साल की उम्र के ज़्यादा बुजुर्ग के अंदर हर 5 साल में एक PSA टेस्ट, सो दैट कि वो प्रोस्टेट कैंसर से बच सके। जिन्होंने भी धूम्रपान किया है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि एक चेस्ट का एक्सरे, ताकि लंग कैंसर से हम बच सकें। और अपने मुंह का एग्जामिनेशन किसी डॉक्टर के थ्रू कि कहीं आपके मुंह में जो छाले ठीक हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। अगर आपने धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, खैनी, मसाला का प्रयोग कर रहे हैं तो अपना मुंह ज़रूर दिखाइए डॉक्टर को और उनसे रेगुलर अपना एग्जामिनेशन कराइए। और इम्पॉर्टेंट है, इन 5 टेस्ट से आप अपने जीवन का बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर जितिन, कई बार हमें बताया जाता है कि भाई अब कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बायोप्सी करवा भी दी, बट पेट स्कैन उन्होंने बोला है और हमने कई मरीजों के अंदर देखा है कि भाई पेट स्कैन कराया, उनको पता चला कि बीमारी एडवांस थी। तो क्या पेट स्कैन से भी बीमारी फैल सकती है या पेट स्कैन से भी कैंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पेट स्कैन आज के समय में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो हमारी मदद करता है ये बताने में कि बीमारी अपनी ओरिजिन से, जिस जगह से बनी थी वहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं है कि बीमारी ब्रेस्ट से थी, वो लंग्स में चली गई और हमने प्लानिंग कर ली, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी सर्जरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रॉपर स्टेजिंग के लिए पेट स्कैन आज के समय में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो आपको गाइड करता है कि ट्रीटमेंट क्या संभव है, उस मरीज को
सिंगल मोडेलिटी की ज़रूरत है कि हो सकता है कि सिर्फ सर्जरी या दवा किसी चीज़ से ठीक हो जाए, या हो सकता है कि दवा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी तीनों की आवश्यकता पड़े। उसके अलावा जैसा कि कई मरीजों में होता है, वो आपस में कंपेयर करते हैं कि जैसे हमने किसी मरीज को बोला कि नहीं पहले हम आपको कीमो देंगे, उसके बाद हम सर्जरी के लिए जाएंगे। कुछ मरीज होते हैं जिनमें हम डिसाइड करते हैं कि नहीं इसमें हम सर्जरी पहले करेंगे। तो लेकिन बेसिक ह्यूमन जो है एक वो आपस में कंपेयर करते हैं कि नहीं उनका तो पहले ऐसा हुआ था। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भी आपकी बायोप्सी जो है वो सिर्फ ट्यूमर नहीं बताती कि कैंसर क्या है, कैंसर का प्रकार भी बताती है। तो उससे भी काफ़ी हद तक डिसीजन लेने में हमें हेल्प होती है कि मरीज के लिए लॉन्ग टर्म में आउटकम किस में अच्छा रहेगा, कि हमारा सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ऐसे ही पेट स्कैन अगर वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि नहीं कुछ हम न्यू एडजुवेंट जिसे बोलते हैं कि हो सकता है कि हम कीमोथेरेपी पहले दें, इम्यूनोथेरेपी पहले दें या रेडिएशन पहले दें, फिर बाद में उसको छोटा करके सर्जरी करें। तो हर पेशेंट का इलाज उसके हिसाब से तय होता है, किसी दूसरे मरीज के हिसाब से तय नहीं हो सकता। जैसे कि आप अपनी फिटिंग के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे ही हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी की बीमारी अलग है। तो डॉक्टर विकास ये बताइए कि एक मरीज जब आता है उसे ये पता चल गया अब कैंसर है, तो ऐसी और क्या क्या जांचें हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं पेशेंट्स में कि जो हमें मदद करती है कि हाँ प्रॉपर डायग्नोसिस और स्टेजिंग में हमें हेल्प करती है? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी मरीज को कैंसर के बारे में पता है या कैंसर का शंका है या कैंसर का डायग्नोसिस बना है, तो सबसे पहले वो घबराता है, यार हमारे शहर में इसका इलाज हो सकता है क्या, रिजेंसी में ये सुविधाएं हैं क्या, मेरे घर में ये इलाज पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया भर की जो सारी पद्धतियां हैं जिससे हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी स्टेजिंग कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ रिजेंसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। पेट स्कैन, रेडिएशन की मशीन्स जो बेस्ट हो सकती है, यहाँ तक कि जो बेस्ट सर्जरी यानी कि रोबोटिक सर्जरी आज के ज़माने में, वो भी रिजेंसी में अवेलेबल है। तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जाने से आने का खर्चा, जाने का खर्चा, रहने का खर्चा प्लस ट्रीटमेंट का कॉस्ट, आपके काम जो आप अपना काम धंधा छोड़ के इलाज करोगे, क्योंकि ये इलाज एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग का इलाज है। अगर आप बीमारी से ठीक भी हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर से कंटिन्यूस टच में रहना ज़रूरी होता है ताकि वो बीमारी के वापस आने का रिस्क एक बार देख सके। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये इलाज के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। एक छत के अंडर सारे स्पेशलिस्ट एक साथ बैठते हैं, एक साथ मिलके आपके लिए जो बेस्ट है, आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है उस पर हम काम करते हैं और दुनिया का जो बेस्ट इलाज हो सकता है उस पर हम आपको एडवाइस करते हैं। तो इसीलिए इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए ही आगे हमें कई बार सवाल पूछते हैं कि क्या अर्ली स्टेज वाला कैंसर ठीक हो सकता है डॉक्टर जितिन? जी बिल्कुल। देखिए अर्ली स्टेज वाला कैंसर 100%, 99% ठीक हो सकता है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जैसे डॉक्टर विकास ने और हमने चर्चा में ये डिस्कस बताया, आपको बताया कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो जैसे ही लक्षण आपको लगते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी डायग्नोसिस होती है, अर्ली स्टेज होती है, तो कई बार मरीजों को लगता है नहीं इससे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आपको उस परेशानी तक का इंतजार नहीं करना है। हो सकता है कि वो तूफान से पहले की शांति हो, तो हमें तूफान का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है और उसी समय पर अर्ली स्टेज में ही, अगर स्टेज 1 में लगभग ठीक होने का पूरा चांस है, उसी समय इलाज करा लेना है। कारण एक तो उसमें हो सकता है कि अलग अलग पद्धतियों की जरूरत ना पड़े, हो सकता है सर्जरी या रेडिएशन, कीमो, किसी एक चीज से आप ठीक हो जाए, तो उसमें खर्चा कम आएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्लस जो साइड इफेक्ट है वो भी कम हो जाएंगे, जीने की संभावना है, जो सर्वाइवल है वो भी ज़्यादा होगा। तो हर प्रकार से शरीर के लिए, आपके मरीज के लिए, आपके परिवार के लिए, कॉस्ट वाइज भी देखूं, फाइनेंशियल बर्डन भी है, फिजिकल बर्डन भी है, वो सब कम से कम होगा अगर आप अर्ली स्टेज में मरीज डॉक्टर के पास आ जाता है और ट्रीटमेंट करा लेता है। अच्छा डॉक्टर विकास ये बताइए कि ये सब हमने बातें की, उसके अलावा अब आधुनिक समय में
और क्या क्या नए इलाज आ चुके हैं कैंसर के, क्या कुछ दवाइयाँ या कुछ और पद्धतियाँ ऐसी आ गई हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उसके बारे में बताइए। बीपी से मरीज ठीक नहीं हो सकता, शुगर से मरीज ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बीपी का इलाज आजीवन चल सकता है, शुगर का इलाज आजीवन चलता है। अगर आप बीपी की दवा बंद कर दे तो अगले दिन बीपी बढ़ जाता है, शुगर की दवा बंद कर दे शुगर बढ़ जाता है। और जैसा डॉक्टर जितिन ने बताया कि आपका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर आप सही टाइम पे सही समय पे डॉक्टर से मिलते हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आप कैंसर से ठीक हो सकते हैं। और इसी श्रेणी को आगे लेते हुए जैसे जितना जल्दी डिटेक्ट करें उतना जल्दी ट्रीटमेंट हो, उतना जल्दी आप क्योर हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। बट कई बार मरीज़ बेचारे किसी वजह से 100 कारण की वजह से हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं और बीमारी कई बार स्टेज 3 स्टेज 4 को क्रॉस कर चुकी होती है। तो दुनिया में कई सारे ऐसे इंजेक्शंस हैं जिसको इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी, हर मरीज के लिए, हर बीमारी के लिए, हर कैंसर के लिए अलग अलग तरह के वो उपलब्ध हैं, वो बने हैं और उस बायोप्सी के स्पेसिमेन से डिज़ाइन हुए होते हैं कि जो दुनिया में आगे उनकी बीमारी की जड़ पे काम करते हैं और बीमारी के वापस आने के चांसेस को कम करते हैं। और ये इलाज सिर्फ एक ट्रीटमेंट का इलाज नहीं है, इसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सर्जरी भी, कीमो भी, रेडिएशन भी, इम्यूनो भी। तो इस वजह से मरीज ठीक हो और बीमारी वापस भी ना आए, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट यही बात है कि भाई जब भी आपको पता चले, जैसे भी पता चले, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, कैंसर को मिलके हरा सकते हैं, इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जितिन, रशिया ने एक वैक्सीन बनाई है या कोई ऐसी वैक्सीन है जिसको मैं लेके कैंसर से बच सकता हूँ? ऐसा कई मरीजों ने हमसे सवाल पूछा है। देखिए, वो तो अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी ज़रूर हैं जो हमें बिल्कुल बचाती हैं कैंसर से। जैसे कि बड़ी कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया में। अगर सही समय पर 9 साल से 26 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली लगाते हैं, 2-3 प्रकार की आती हैं, किसी में 2 डोज की ज़रूरत होती है, किसी में 3 डोज की ज़रूरत होती है, वो लगवा लें तो सर्वाइकल कैंसर से आप बच सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही कॉमन है जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो आपको आगे जाके लिवर कैंसर से भी बचाती है। हेपेटाइटिस बी से तो बचाती ही है, तो ये जो वैक्सीन है जो बिल्कुल प्रूवन है कि हाँ बचाती हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को वो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इधर उधर की बातों पे मत जाइए, अपने भरोसे के स्पेशलिस्ट रीजेंसी हॉस्पिटल में ही मिलिए। भरोसे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही आपको आगे के गाइडेंस करेंगे और मिलके मैं और डॉक्टर जितिन आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो घबराइए नहीं, कैंसर को हम मिलके हराएंगे और मिलके इस बीमारी से जीतेंगे। धन्यवाद। तो इस विश्व कैंसर दिवस पर मेरा यही 2 लाइन का संदेश है, अब की बार कैंसर की हार। नमस्ते।